गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अपना चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने वाले हैं। इसके नोट्स मैं आपको भेज चुका हूं ग्रुप पर। उसको समझने के लिए हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम कहते हैं टैक्सेशन का। चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ इनकम। देखो भाई, एक बात समझो ध्यान से, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ इनकम, सेक्शन 5 से लेकर 9 तक किसी व्यक्ति की इनकम को टैक्स करने के लिए हम उसका स्टेटस भी देखेंगे और उसका टाइप्स ऑफ इनकम भी देखेंगे। तो हमारे पास कोई इनकम टैक्स होगी या नहीं होगी, इस व्यक्ति का स्टेटस भी जानना जरूरी है और टाइप्स ऑफ इनकम भी जानना जरूरी है। तो पहले मैं स्टेटस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो हम लोग पढ़े जा रहा है, एक बार थ्योरी में लिखा हुआ है, पढ़ो। वेदर अ पर्टिकुलर इनकम shall be taxed or not will depend upon the residential status and types of income। तो ये डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे और टाइप्स ऑफ इनकम पे। पर्सन को डिफाइन करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर्सन हमारे 7 कैटेगरी में डिवाइड है, एक एक कर हम डिस्कस करेंगे। एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग HUF का नाम देते हैं। फिर होता है कंपनी, फिर होता है पार्टनरशिप फर्म, फिर आएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, छठा आएगा लोकल अथॉरिटी, सातवां आएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अब ये कौन कौन व्यक्ति होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो मैं ये आपको टैक्स लायबिलिटी में पढ़ा चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, हम लोग सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि इन लोगों का स्टेटस क्या क्या बन सकता है। इन लोगों के स्टेटस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 7 पर्सन है जिनको हम लोग स्टेटस की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल की बात करें तो मिस्टर राम एक इंडिविजुअल है। मिस्टर राम को अगर टैक्स देना पड़ेगा या स्टेटस निकालना पड़ेगा तो मिस्टर राम का स्टेटस निकालेंगे। मिस्टर राम एक इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बाय रिलीजन हिंदू है और फैमिली के सारे सदस्य साथ साथ रहते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसमें काफी सारे लोग साथ साथ रहते हैं। ये हमारे दादा दादी हैं, ये पापा मम्मी हैं, ये हम लोग हैं, ये चाचा चाची हैं, ये उनके बच्चे हैं, ये ताऊ ताई हैं, ये उनके बच्चे हैं।
तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बाय रिलीजन हिंदू होती है, लेकिन यहाँ पर स्टेटस के लिए हम कर्ता को देखते हैं। ये कर्ता कौन होता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे। कंपनी आपके पास इंडियन कंपनी भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। जो इंडिया में रजिस्टर्ड होती है वो इंडियन कंपनी है, जो फॉरेन के लॉ में रजिस्टर्ड होती है, बाहर रजिस्टर्ड होती है, वो फॉरेन कंपनी होती है। पार्टनरशिप फर्म, हमारे पास तुम्हें पता है 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। तो 2 व्यक्ति मिलकर साथ में व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हम लोग किसी भी पर्सन, इनमें से किसी भी पर्सन के साथ एसोसिएट होकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास मान लो एक कॉर्पोरेट है, उसकी बात करते हैं हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। मेरी बात सुनना, पार्टनरशिप फर्म की बात करें हम तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 पार्टनर होने चाहिए। मान लो पार्टनरशिप फर्म के अंदर 120 पार्टनर हो गए तो वो पार्टनर नहीं होने चाहिए, उसे कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। उन्होंने कंपनी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया फिर भी वो काम कर रहे हैं तो इनकम टैक्स वाले उसकी पूरी बॉडी 120 लोगों से इंडिविजुअली टैक्स मांगेंगे। दैट मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? एमसीडी। ठीक, या तो पर्सन 6 कैटेगरी में आएगा, 6 में नहीं आएगा तो 7वें में आएगा। वैल्यूमिस्ट्री की इनकम होगी इसमें जाएगी, जितने भी धर्म गुरु होंगे इसकी इनमें जाएगी, जितने भी हमारे टेम्पल है, बिरला टेम्पल, ठीक है, बालाजी टेम्पल, शेरावाली माता, साईं बाबा, जितना भी चढ़ावा है वो सारा यहाँ से होगा। तो हम लोग ये 7 पर्सन होते हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है, आप वहां से कॉपी कर लेना। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टेटस के बारे में एक एक कर स्टेटस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कस कर रहे हैं हम स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 6166A। एक व्यक्ति की इनकम को टैक्स करने के लिए उसका स्टेटस और टाइप्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति को इंडिया में रेजिडेंट बोला जाएगा अगर वो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करेगा। रेजिडेंट की दोनों में से एक ही कंडीशन पूरी करेगा। 2 बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन, एटलीस्ट वन भी कंप्लाई करेगा तो वो या रेजिडेंट है। पहला, उसका स्टे 182 डेज और मोर है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। दूसरा, पहली कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो दूसरी चेक करेंगे। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारा जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा है? 18-19 पढ़ रहे हैं। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर 18-19 चलो मैं लिखवा देता हूँ। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 18-19 पढ़ रहे हैं, इसमें मिनिमम 60 डेज, एटलीस्ट, ज्यादा भी हो सकते हैं, 60 डेज और मोर कर देता हूँ, 60 डेज और मोर प्लस 365 दिन पिछले 4 साल में। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करेगा तो रेजिडेंट, दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं पूरी करेगा तो नॉन रेजिडेंट। तो आओ पहले हम इतना पढ़ ले। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, 6 subsection 6A. Individual will be considered to be resident in India if he has complied at least one of the following condition. At least मतलब पहला, he stay in India for 182 days or more during the relevant previous year. अगर वो व्यक्ति इंडिया में रहता है 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए
ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगली बात हमारे पास कहता है, बोलता है इफ ही हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर मिनिमम 60 डेज और मोर, अगर 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा, एंड ऑल्सो 365 डेज इन 4 ईयर प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करेगा तो रेजिडेंट है, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। देखो इफ एनी इंडिविजुअल, ये सी पॉइंट ये गलती से बच्चे ने लिखा हुआ है, ये नॉर्मल पैराग्राफ है। इफ इंडिविजुअल हैज नॉट कंप्लाइड इवन अ सिंगल कंडीशन लिस्टेड अबव, देन ही विल बी कंसीडर्ड टू बी नॉन रेजिडेंट। फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं, मिस्टर राम स्टे इन इंडिया फॉर 200 डेज इन द प्रीवियस ईयर 1819। अब 200 डेज अगर वो स्टे कर रहा है तो 182 दिन से ज्यादा है, 182 डेज से ज्यादा है, तो ये व्यक्ति क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। तो 182 डेज से ज्यादा है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। एक बार फटाफट देखो, रेजिडेंट की बेसिक 2 कंडीशन है, ये आपको सब नोट्स में आपको कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना है। प्रीवियस ईयर 18-19 हमारा चल रहा है, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा स्टे करता है। दूसरी कंडीशन, प्रीवियस ईयर के अंदर 60 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन। ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। अगर ये 59 है तो भी नॉन रेजिडेंट हो गया। मान लो यहाँ 70 है, यहाँ पर 364 है तो भी नॉन रेजिडेंट हो गया। दोनों बातें मिनिमम होनी चाहिए, 60 डेज प्रीवियस ईयर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 साल में 365 दिन, तब जाकर वो व्यक्ति इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। तो ये आपको कॉपी नहीं करना है यहां से। अब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। नोटिंग आप रजिस्टर से करें, सॉरी नोटिंग आप लोग मैंने जो आपको भेजा उससे कॉपी करके फिर करना क्लास। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। मिस्टर राम इंडिया में 200 दिन के लिए स्टे करता है, पहले पढ़ दिया था, तो वो रेजिडेंट होगा क्योंकि 182 दिन से ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही ले रहा हूं मैं। मिस्टर राम स्टे करता है इंडिया में, मिस्टर राम स्टे करता है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 है। मिस्टर राम जो है स्टे करता है इंडिया में कुछ इस तरीके से, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 70 दिन, 100 डेज, फिर 150, फिर 50, नहीं 100 और 50, 100 डेज और 50 डेज। अब स्टेटस डिटरमाइन करना है, प्लीज ध्यान देना। मैं यहां पर चेक करूं क्या 182 दिन की कंडीशन पूरी कर रहा है, नहीं। दूसरी कंडीशन चेक कर, प्रीवियस ईयर में क्या 60 डेज या उससे ज्यादा है, हाँ मोर देन 60 डेज है, मोर देन 60 डेज है, तो 60 डेज और मोर देन 60 डेज प्लस पिछले 4 साल का टोटल 100, 250, 350, 400, 400, तो ये भी हमारे पास किससे ज्यादा है, मोर देन 365 इन 4 ईयर। तो ये मिस्टर राम जो है, मिस्टर राम इज रेजिडेंट, मिस्टर राम इज रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर 1819। लेकिन अगर मान लो यहां पर 59 डेज होता, यहां 59 डेज होता तो ये नॉन रेजिडेंट बन जाता, क्योंकि यहां 60 होना जरूरी है, प्लीज ध्यान देना।
यहाँ 60 होना जरूरी है, 59 होता तो आगे चेक नहीं करना था, 60 से कम है तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, सीधे नॉन रेजिडेंट लिख दूंगा। तो ये 70 था, मान लो ये 70 है और ये 20 हो जाता, 20 10 ले लो, 10 ले लेता तो ये 350 360 होता, 360 तो ये 365 से कम होता तो भी नॉन रेजिडेंट हो जाता। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा था आपको कि यहाँ फॉर 365 या उससे ज्यादा, और यहाँ पर कितना होना चाहिए, मिनिमम 60 डेज। तो आओ इसके सॉल्यूशन पढ़ लो आप, ये लिखा हुआ है इसमें, मिस्टर राम इज रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 1819 because he stayed in India more than 60 days in the previous year 1819 and also 365 days during 4 years, more than 365 days during 4 years preceding the relevant previous year। आगे देखें हम, while computing period of stay, बच्चों जब हम लोग पीरियड ऑफ स्टे निकालेंगे तो आने और जाने के आवर्स भी काउंट होंगे और 24 घंटों का एक आवर्स बना देंगे, तो हम लोग आने और जाने के आवर्स भी कंप्यूट करेंगे। तो ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ उसके लिए, यहां बना लेता हूं। एग्जाम्पल 3 ले लो भले, एक व्यक्ति इंडिया में फर्स्ट टाइम आया 100 डेज के लिए, साथ में 20 आवर्स के लिए। सेकेंड टाइम आया 81 डेज के लिए प्लस 10 आवर्स के लिए, तो 181 डेज प्लस में 30 आवर्स। तो आने जाने के घंटे काउंट करें, 30 आवर्स आगे, इसमें से 24 घंटों का एक दिन बना दो, 182 दिन प्लस में 6 घंटे, तो ये व्यक्ति क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। यही तुमको एग्जाम्पल में बता रखा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति देखो फर्स्ट टाइम आया 100 डेज के लिए, साथ में मैंने थोड़ा सा आवर्स ऊपर नीचे कर दिए, यहाँ मैंने 10 लिख रखे हैं, मैं सेम ही कर देता हूँ, और यहाँ 20, नहीं तुम कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट टाइम 100 डेज के लिए आया प्लस 10 आवर्स, सेकेंड बार 81 डेज के लिए आया प्लस 20 आवर्स, तो 181 डेज प्लस 30 आवर्स, तो 30 आवर्स में से 24 आवर्स का एक दिन बना दिया, तो 182 डेज प्लस 6 आवर्स। मिस्टर राम इज रेजिडेंट। अगर मान लो आने और जाने के टाइमिंग नहीं दे रखे, आने और जाने के टाइमिंग नहीं गिवन, तो आने जाने का दिन कहां पर काउंट होगा, इंडिया में। आने जाने की अगर टाइमिंग नहीं गिवन तो आने जाने के दिन कहां पर काउंट होंगे, पूरा दिन मान लेंगे अगर वो टाइमिंग नहीं बताएगा। हमने एक व्यक्ति से पूछा तुम इंडिया में आए तो कितने बज रहे थे, बोल रहा मुझे नहीं पता, वो सोच रहा है कि बच जाएगा, स्टेटस नहीं बनेगा। वो बोल रहा है कि अच्छा गए थे तो कितने बजे गए थे, बोल रहा नहीं पता, तो हम आने और जाने का दिन पूरा का पूरा इंडिया में ही काउंट कर लेंगे। तो इफ टाइमिंग ऑफ अराइवल, पढ़ो थ्योरी में, इफ टाइमिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर is not given, then the timing of arrival and departure will be considered to be stay in India, उसको हम लोग stay in India मान लेंगे। आओ एक एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल यही वाला है, मिस्टर राम हैज कम टू इंडिया for the first time on 1st October 2018। मिस्टर राम इंडिया में पहली बार आ रहा है 1 अक्टूबर 2018 को रात को 11 बजे। लेफ्ट इंडिया ऑन 31 मार्च 2019 at 1 AM। इसमें टाइमिंग बता रखे हैं। मिस्टर राम 18-19 के अंदर अक्टूबर में इंडिया में आया। अक्टूबर में जब इंडिया में आया रात को 11 बजे आया, 1 घंटा बचा था 12 बजने में, तो 1 घंटा मैंने 1 तारीख का ले लिया, बाकी 30 दिन ले लिए क्योंकि अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, और नवंबर में 30, दिसंबर में 31,
जनवरी के अंदर 31, फरवरी के अंदर 28, मार्च में चला गया, मार्च में रात को 1 बजे गया तो 30 दिन प्लस 31 मार्च को 1 बजे गया, 1 घंटा देकर गया, तो टाइमिंग दे रखा था इसलिए मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6, 180 दिन टोटल हो गए, 180 दिन प्लस 2 आवर्स। तो यहाँ पर मिस्टर राम नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है, मिस्टर राम इज नॉन रेजिडेंट। इस पर सेकेंड कंडीशन नहीं लग सकती 60 डेज वाली, क्योंकि प्रीवियस हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है और ये पहली बार इंडिया आ रहा है, तो प्रीवियस डेटा कहाँ से होगा। तो इस तरीके से इसका 182 डेज से कम स्टे है, तो ये व्यक्ति इंडिया में क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। अगर मान लो उसने हमें टाइमिंग नहीं बताया, हमने उससे पूछा, जैसे अगला प्रिज्यूम दे रखा मैंने, क्वेश्चन में पढ़ना आपके पास नोट्स है, प्रिज्यूम इन अबव क्वेश्चन इफ टाइमिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इज नॉट गिवन, टाइमिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इज नॉट गिवन। मैं अपने आप से नंबरिंग डाल रहा हूं, आप देख लेना, ये 4 का ए पार्ट ले लिया मैंने। अब आने और जाने का टाइम उसने नहीं बताया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर में पूरे दिन काउंट कर लेंगे हम, 30 दिन, मतलब आने का पूरा दिन ले लेंगे 1 डे, बाकी 30 दिन पूरे थे ही, तो 31 दिन हो गए पूरे। नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28। यहां पर 30 थे, जाने का पूरा दिन काउंट कर लेंगे 1 डे, तो 1 आवर पहले लिया था, टाइम दे रखा था, या टाइम नहीं दे रखा, तो हम लोगों ने आने और जाने के दिन दोनों यहाँ काउंट कर लिए, तो 2 डेज जुड़ गए और 182 डेज। शायद अगर वो सच बताता तो शायद वो बच जाता, वो रेजिडेंट की जगह नॉन रेजिडेंट रहता, लेकिन उसने झूठ बोला, मिस्टर राम इज रेजिडेंट, उसने झूठ बोला तो वो फंस गया और उसके आने और जाने के दिन हमने यहीं पर काउंट कर लिए। ठीक है भाई, तो देख लो, यही एग्जाम्पल में लिखा था, आप पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। प्रिज्यूम इन अबव क्वेश्चन इफ टाइमिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इज नॉट गिवन, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, जल्दी से देखिए। आपको ऐसे कॉपी करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई व्यक्ति इंडियन टेरिटोरियल वाटर में स्टे करता है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर, ये सब कुछ नोट्स तुम्हारे पास है, आपको अपने नोट्स से ही कॉपी करना है। आपको मैंने ग्रुप पे भेजे हुए, सिर्फ समझने के लिए हम लोग बातें डिस्कस करें। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं, ये मैंने आपकी क्लास के बच्चों से ही नोट्स मंगाए हैं और नोट्स मंगाकर मैंने तुम्हें ग्रुप पर भेज दिए और बिल्कुल सिमिलर बात कर रहे हैं। क्लास के अंदर तो हम लोग डिक्टेट करके काम करते हैं सारा डिटेल में, तो अभी हम लोग, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हमारा टाइमिंग ये सेव हो जाएगा कि आप इसे नोट कर लोगे तो नोटिंग का टाइम बच जाएगा। नहीं तो मैं बार बार यहाँ नोटिंग करवाऊं तो उसमें क्लासेस काफी लंबी हो जाती है। मान लो कोई व्यक्ति इंडियन टेरिटोरियल वाटर में स्टे करता है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर में स्टे करता है, तो हम लोग वहां पर देखेंगे अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक उसको इंडिया में स्टे मानेंगे। 12 नॉटिकल माइल्स तक उसे इंडिया के अंदर ही कंसिडर करेंगे, स्टे माना जाएगा। और 12 नॉटिकल माइल्स में, एक नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं? एक नॉटिकल माइल्स में
1.853 किलोमीटर होते हैं। इसको 12 से इंटू कर देना तो लगभग किलोमीटर निकल कर आ जाएंगे। तो हमारे पास देखो 1.853 किलोमीटर इंटू में 12, ये हो गया 2236 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस करा, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत सारे हमारे पास पानी के जहाज होते हैं, पनडुब्बियां होती हैं, वो भी स्टे करते हैं पानी के अंदर। जब वो पानी में स्टे कर रहे हैं, पनडुब्बी हो गई, पानी के जहाज हो गए, अगर वो हमारी बॉर्डर, हमारी जो सीमा है, हमारे जो टेरिटोरियल वाटर है, वहां से जो भी हमारे पास 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब लगभग 22 किलोमीटर तक, ठीक है, जो भी पनडुब्बी या जो भी कुछ भी पाया जाएगा उसके अंदर रहने वाले लोग, वो यहाँ के सब क्या बन जाएंगे, यहाँ पर उनका स्टे काउंट होगा, तो उसके स्टे को इंडिया में ही काउंट किया जाएगा। आओ पढ़ते हैं। कहता है इफ एनी पर्सन स्टे इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर इट विल बी कंसिडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया। तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर मतलब बॉर्डर लाइन से हमारे पास जो इंडियन कोस्ट लाइन है, वहां से 22 पॉइंट इतने किलोमीटर तक जो भी पनडुब्बियां हैं, उनका स्टे इंडिया में ही काउंट होगा। अब देखो, कुछ डेट की बात है इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर राम कम्स टू इंडिया इन द मैनर गिवन बिलो। अराइवल डिपार्चर दे रखा है। मिस्टर राम जो है इंडिया में 1 सितंबर 2015 को आया, 31 अक्टूबर 2016 को चला गया, फिर 1 नवंबर 2016 को आया, 1 जनवरी 2017 को चला गया, 1 मार्च 2017 को आया, 31 अगस्त 2018 को चला गया, 1 फरवरी 2019 को आया, 31 मार्च 2019 को चला गया। डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, तो कुछ नहीं करने, सिर्फ इसके डेज काउंट करने हैं। हम डेज काउंट करके देखने हैं कि कितने कितने स्टे दिन बन रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनओआर पर आ जाएंगे। चलो भाई, देखो क्वेश्चन चेक करो। इंडिया में आया 1 सितंबर 2015, मतलब 15-16, प्रीवियस ईयर 15-16, प्रीवियस ईयर 15-16 में आया। 15-16 में कितनी तारीख को आया भाई? 1 सितंबर 2015 को आया। तो सितंबर में आया, गया कब है? 31 अक्टूबर 2016। तो सितंबर से ले लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसके बाद ईयर चेंज हो गया, यहां पर प्रीवियस ईयर 16-17 आ जाएगा। मार्च के बाद यहां पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में क्या था? अक्टूबर में क्या था ना, अक्टूबर 2016 को गया था। तो ठीक है, यहां आ गया। सितंबर में 1 तारीख को आया था, तो 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, नवंबर 30, 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31। डेज का टोटल लगाओ। अप्रैल 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31। उसके बाद बताओ कब आया? उसके बाद 1 नवंबर 2016 को दोबारा आ गया। ये लो जी, नवंबर भी है ही। अक्टूबर को गया था 31 तारीख को, और 1 नवंबर को दोबारा आ गया। कोई बात नहीं, नवंबर को आया तो गया कब? जनवरी में चला गया। तो जनवरी में चला गया तो इसी में ही आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, जनवरी 17, नवंबर में कितने? 30 दिन, 1 तारीख को आया, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31, जनवरी को कितनी तारीख को गया है? 1 तारीख को गया है। काउंट कर लो टोटल जो भी है। उसके बाद 17-18 आ गया। प्रीवियस ईयर 17-18 में चेक करो फिर कब आया। यह 1 मार्च 2017 को आया। अच्छा,
1 मार्च भी यहीं आएगा भाई, मार्च भी यहीं है। 1 मार्च 2017, 31 मार्च तक यही काउंट करेंगे। 1 मार्च भी यही है, तो मार्च के 31 दिन। मार्च के बाद कब गया वो? मार्च के बाद 31 अगस्त 2018, 31 अगस्त 2018, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च कितने तारीख को गया हो? अगस्त में गया ना। स्टार्ट हो गए। अप्रैल में 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31, 31, 30, फिर 31, 30, 31, 31, 28, 31, 18, 19 है हमारे पास। अप्रैल के अंदर यही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में गया था वो। तो अगस्त में कितनी तारीख को गया था? 31 अगस्त को गया था, तो पूरे दिन हो गए। अप्रैल में 30, 31, 30, 31, कितनी तारीख को? अगस्त में 31 अगस्त को, तो 31 पूरे दिन। ठीक, फिर दोबारा आ गया कब? 1 फरवरी 2019 को, तो फरवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, फरवरी के 28 दिन और मार्च के कितने? पूरे 31 तक है, 31। बस इनका टोटल लगा लो, बात ही खत्म। 30 प्लस 31 प्लस फिर 30, फिर 31, फिर 31, फिर 28, फिर 31, 212 दिन। आप चेक कर लो, आपके में भी यही आ रहा है, 213 है। अच्छा, 213 इसलिए बच्चों यहाँ फरवरी में 29 दिन थे, तो 213 बन जाएंगे। तो ठीक होंगे टोटल। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग टोटलिंग कर लेना। 307, 365, 365 और यहाँ पर कितना? 212। ये सब रेजिडेंट है, बताओ क्यों? सब 182 दिन से ज्यादा है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे स्टेटस में रेजिडेंट है। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से कॉपी तो क्या करना है, कॉपी तो तुम्हारे पास है ऑलरेडी। एक बार देख लो एनालिसिस, फिर हम लोग एनओआर पर चलेंगे। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, नोट्स तो तुम्हारे पास है ही ऑलरेडी। अब हम लोग आरओआर एनओआर की बात करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आज हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल की बात तो लगभग कर ही लेंगे, फिर अगली क्लास में स्टेटस हम खत्म कर देंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस अगली क्लास में ओवर हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 क्लास लगभग टाइप्स ऑफ इनकम में लगेगी, तो टोटल मिलाकर 4 क्लास इस चैप्टर के अंदर समझ सकते हैं कि लगेगी। तो प्लीज आप करते रहना प्लीज। हम लोग एनओआर की बात कर रहे हैं। एनओआर बोले तो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एनओआर की बात कर रहे हैं। एनओआर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट।
देखो एनओआर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे पास एनओआर की क्या कंडीशन होती है। देखो एनओआर के लिए एक व्यक्ति जो कि एक इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है इंडिया में, वो पिछले 7 साल के अंदर 729 दिन या उससे कम स्टे करता हो, या पिछले 10 साल के अंदर उसका स्टेटस 9 साल तक नॉन रेजिडेंट है, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करेगा तो वो व्यक्ति एनओआर बनेगा, और एक भी कंडीशन नहीं पूरी करेगा तो वो आरओआर बन जाएगा। तो सबसे पहली बात सुने, ये एक इंडिविजुअल है। सबसे पहली बात, इस व्यक्ति का रेजिडेंट होना जरूरी है। रेजिडेंट किसमें? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट होना चाहिए। अगर ये नॉन रेजिडेंट हुआ, तो नॉन रेजिडेंट ना तो आरओआर बनेगा ना ही वो एनओआर बनेगा। बात समझ आती है? तो एक व्यक्ति को रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 18 में से भी पढ़ रहे हैं, तो कोई भी हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हो, वहां उसका रेजिडेंट होना जरूरी है इंडिविजुअल का। ये इंडिविजुअल, इसका नाम मैंने मिस्टर राम ले लिया। तो मिस्टर राम को 2 कंडीशन पूरी करनी है। एटलीस्ट ही हैज टू कंप्लाई, कॉपी नहीं करना आपको, ही हैज टू कंप्लाई at least one of the following condition, दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी है। at least one of the following condition प्लस पहली, 7 साल के अंदर उसका स्टे 729 दिन, देखो कितना कम है और लेस है। दूसरा, 10 साल के अंदर वो 9 साल तक नॉन रेजिडेंट है। 10 साल में 9 साल तक नॉन रेजिडेंट है तो भी कुछ ज्यादा नहीं रह रहा। तो 10 साल में 9 साल तक नॉन रेजिडेंट, या पिछले 7 साल के अंदर 729 दिन चाहिए। 729 दिन, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी कर दी तो वो व्यक्ति एनओआर बनेगा। एक भी नहीं पूरी करी तो वो आरओआर बनेगा। मेरी बात सुन लो, ही हैज टू कंप्लाई। मिस्टर राम कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इंडिविजुअल है। पहली बात तो उसको रेजिडेंट होना जरूरी है, और रेजिडेंट ही आरओआर बनेगा या एनओआर बनेगा, एज द केस में भी। लेकिन एनआर कभी भी आरओआर एनओआर नहीं बन सकता। उसको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। रेजिडेंट होने के बाद पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम स्टे करे, या पिछले 10 साल में 9 साल तक नॉन रेजिडेंट, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करेगा तो एनओआर, और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं पूरी करेगा तो आरओआर। बात समझ आती है? तो हम लोग ये थ्योरी में पढ़ लेते हैं। आ जाओ। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। A resident individual will be considered to be NOR in the India if he has complied at least one of the following condition. He is non-resident in 9 years. ये second point पहले लिखा इसमें, एक ही बात। He is non-resident in 9 years out of 10 years preceding the relevant previous year. दूसरा, he stayed in India for 729 days or less during 7 years preceding the relevant previous year. ये थर्ड पॉइंट नहीं है, नॉर्मल पैराग्राफ है। इफ एनी इंडिविजुअल हैज नॉट कंप्लाइड इवन अ सिंगल कंडीशन लिस्टेड अबव, देन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी आरओआर। फिर वो क्या बन जाएगा? आरओआर बन जाएगा। अब हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे। ठीक है, फिर हम स्पेशल कैटेगरी पे आ जाएंगे। आज सिर्फ इंडिविजुअल की बातें देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन तुम कर लेना। आ जाओ करते हैं। ये चैप्टर के बाद इसकी रिविजनरी वीडियो भी है, वो भी YouTube पे अवेलेबल है आपके पास, तो उस रिविजनरी वीडियो को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं एक बार चैप्टर करने के बाद। तो प्लीज आओ जरा एक बार डिस्कस करें। मैं इसी में से क्वेश्चन देख रहा हूं, मैं नहीं बना रहा, इसी में से क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर राम जो है स्टे करता है, प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, 17-18 है, 16-17 है, 15-16 है, 14-15 है, 13-14 है, 15-16 है, 16-17 है, 17-18 है, 18-19। अरे उल्टा कैसे, उल्टा जाना रहा, गलत कर दी। 12-13 है, 11-12 है, 10-11 है, 9-10 है, 8-9 है और 7-8 है। 7-8 के बाद 6-7 है, 5-6 है। स्टे लिख लेते हैं हम यहाँ, स्टे दे रखे हमको यहाँ पर 100 डेज, फिर 50, फिर 150, फिर 100, 100 के बाद 80, फिर 10, फिर 20, फिर 70, 80, 200, फिर 50, 59, 42, 47। डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, ये क्वेश्चन है। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है बच्चों तुम लोगों को। तो ये क्वेश्चन है, मैंने सिमिलर क्वेश्चन है टेकअप करा। तो हम लोग आओ जरा इसका स्टेटस निकालते हैं। यहां मैं रेड पेन से लिख देता हूं स्टेटस। 18-19 में चेक करो, देखो रेजिडेंट की 2 कंडीशन थी। पहले क्या थी, बेसिक कंडीशन, प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर। दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन। ठीक, तो मैं यहां पर देख रहा हूं 18-19 में, 18-19 में क्या 182 दिन है? नहीं, 100 तो है, और 100 किससे ज्यादा है, 60 से। 60 ठीक। इसके पिछले 4 साल में देखो 200, 300, 380, तो ये व्यक्ति यहां पर रेजिडेंट बन गया। और ये नॉन रेजिडेंट होगा, 60 से कम है। यहां फिर चेक करो, यहां तो 60 से ज्यादा है, लेकिन पिछले 4 साल में नहीं बनेगा 365 नॉन रेजिडेंट। ये भी 60 से ज्यादा, पिछले 4 साल में नहीं बनेगा 365 नॉन रेजिडेंट। ये तो 60 से ज्यादा है, पिछले 4 साल में नहीं बनेगा नॉन रेजिडेंट। ये 60 से कम है, जो 60 से कम है वो ऐसे ही लिखो। ये 60 से ज्यादा है, लेकिन क्या यहां पे बनेगा? चेक करो जरा, 280 प्लस 50 नहीं बनेगा। मैं एक बार चेक करता हूं। यहां पर है 280 प्लस 50 प्लस 59, बन गया। यहां पर रेजिडेंट है, यहां पर भी इससे ज्यादा है। यहां पर चेक करो, 250 प्लस 59 प्लस 42, नहीं बना, नॉन रेजिडेंट है। ये तो वैसे 182 से ज्यादा है, रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट है 60 से कम, 60 से कम, 60 से कम, 60 से कम, ये पहले सीख लिया था। हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, आ जाओ, दोनों में से कोई भी पहले देख लो। पहले हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, पहले इसको छोड़ दो, गलती करी हमने, जानकर की गलती, को दिक्कत नहीं।
प्रीसीडिंग इस ईयर को छोड़कर इस ईयर को छोड़ देना है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक का टोटल लगा लो, पिछले 7 साल का, पिछले 7 साल का टोटल लगा लो। क्या ये 729 से कम है? टोटल लगाओ, ऐसे लिख जाए 200 300 380 390 390 प्लस 20 410 410 480 480 that is less than 729 days। तो इसने सेकेंड कंडीशन फुलफिल कर दी, ये 729 डेज से कम है, तो 480 इसका टोटल बन रहा है। 480 जो है इसका टोटल है 480, और ये 480 जो है लेस देन 729 डेज। ये पहली कंडीशन। अगर हमें दूसरी भी चेक करनी होती तो हम यहां से देखो 8 9 10 यहां से काउंट करते, देखो मैं कर रहा हूं नॉन रेजिडेंट काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। पिछले 10 साल में 9 साल तक नॉन रेजिडेंट नहीं है, पिछले 10 साल में वो सिर्फ 8 साल तक नॉन रेजिडेंट है। पहली कंडीशन पिट रही है, दूसरी कंडीशन मिल गई, 7 साल में 729 दिन से कम है, तो ये व्यक्ति एनओआर है, क्योंकि उसे एक भी कंडीशन पूरी करनी थी। तो मिस्टर राम इज एनओआर, मिस्टर राम इज एनओआर फॉर द प्रीवियस ईयर 1819। ठीक है भाई, दोबारा बताओ, दोबारा सुन लो। हम लोगों ने 2 कंडीशन पढ़ी थी एनओआर की, कौन कौन सी? पिछले 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर 9 साल तक नॉन रेजिडेंट, या पिछले 7 साल के अंदर उसका स्टे 729 दिन या उससे कम। तो पहले 10 साल देख ले, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टेट नॉन रेजिडेंट काउंट करें, 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 ही है। पहली कंडीशन पिट गई, 10 साल में 9 साल तक नॉन रेजिडेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन चेक करें, पिछले 7 साल में यहां से लेकर यहां तक का टोटल करा, 729 से कम है, तो मिस्टर राम इज एनओआर फॉर द प्रीवियस ईयर 1819 because his stay is less than 729 days during 7 years preceding the relevant previous year। अगला क्वेश्चन आप खुद करना, घर से एक बार ट्राई करना। हम लोग स्पेशल कैटेगरी पर आ जाते हैं, स्पेशल कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं। आ जाओ, ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो फटाफट से। वैसे तो तुमको सॉल्यूशन है, लेकिन आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाए तो देखो। समझने के लिए बता दूं, आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ये वाली सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, और ये वाली फर्स्ट कंडीशन थी, जिसमें ये देखो मैं एरो भी बना देता हूं। ये नॉन रेजिडेंट काउंट कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसे राइट राइट मारने, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं। 8 साल तक है, 8 ईयर तक नॉन रेजिडेंट, और 9 साल तक होना था। तो पहली कंडीशन है, और ये फर्स्ट कंडीशन पिट गई इसकी। चले हम आगे जल्दी से, हम लोग स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे। जल्दी कॉपी करो।
देखो रेजिडेंट की कितनी कंडीशन थी? 2। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि उस व्यक्ति को, इंडिविजुअल को 182 दिन या उससे ज्यादा स्टे करना है। दूसरी कंडीशन थी प्रीवियस ईयर में 60 डेज और पिछले 4 साल में 365 दिन। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करी तो रेजिडेंट, नहीं पूरी करी तो नॉन रेजिडेंट। तो हमारे पास जो लोग स्पेशल कैटेगरी में कवर होंगे उन पर सेकंड कंडीशन 60 डेज वाली नहीं लगती। वो कौन कौन व्यक्ति होते हैं वो हम सीखेंगे। पहले मैं समझाऊंगा, फिर मैं आपको नोटिंग करने को बोलूंगा। मैं इसे हटा दूं। आज इंडिविजुअल की बात करिए। इंडिविजुअल का बड़ा टॉपिक था। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इनकम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टेटस की बात कर रहा हूं। स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल के लिए। देखो भाई, आओ सीखें। स्पेशल कैटेगरी, मेरी बात सुनो। रेजिडेंट की 2 बेसिक कंडीशन थी। बेसिक कंडीशन पहली थी 182 डेज और मोर। दूसरी थी 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज इन 4 ईयर। ये 2 कंडीशन थी। दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी थी। लेकिन जो लोग भी स्पेशल कैटेगरी में कवर होंगे उन पर ये कंडीशन माफ है, एग्जेम्प्ट है ये कंडीशन। ये कंडीशन स्पेशल कैटेगरी वालों पर नहीं लगती है। जो लोग भी स्पेशल कैटेगरी में आएंगे उन पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन है, पहली बात बता रहा हूं। स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेशल कैटेगरी में। एक व्यक्ति है जो कि इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, मिस्टर राम इसका नाम है। इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। वो इंडिया में रहता है और इंडिया को छोड़कर जा रहा है परमानेंटली फॉर सेटलिंग आउटसाइड इंडिया। तो कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर जाकर सेटल होने के लिए जाता है परमानेंटली, या अपना बिजनेस इंडिया में था उसे परमानेंटली इंडिया से बाहर ले जा रहा है, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट टेकअप करने के लिए जा रहा है, या वो यहां पर काम करता था, उसके एम्प्लॉयर ने उसे वहां ट्रांसफर कर दिया, तो भी वो स्पेशल कैटेगरी में। लेकिन अगर आप रहते, मतलब आपका बिजनेस इंडिया में है और आप बिजनेस के कनेक्शन में इंडिया के बाहर गए, जस्ट फॉर द विजिट, जस्ट फॉर द मीटिंग, आप वहां जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद वापस आ जाते हैं, तो वो व्यक्ति पर्सनल स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं होगा। बात समझ आती है? मैंने क्या बताया, दोबारा देखें। एक व्यक्ति जो कि इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया छोड़कर जा रहा है फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और फॉर टेकअप बिजनेस आउटसाइड इंडिया
और फिर क्या और बोलो क्या, और ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया, तो वो व्यक्ति हमारा स्पेशल कैटेगरी में कवर हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति है हमारे पास पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सब नोटिंग मैंने आपको दे रखी है अंडर सेक्शन 115C। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी स्पेशल कैटेगरी के अंदर कवर होगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो व्यक्ति होता है, या तो उसने खुद ने, या उसके मम्मी पापा ने, या उसके दादा दादी ने, या उसके नाना नानी ने, किसी ने भी अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी, सिर्फ 182 डेज की लगेगी। दोबारा आई रिपीट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो व्यक्ति होता है आइदर द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज बोलो पेरेंट्स ऑफ मदर हैव टेकन बर्थ इन अनडिवाइडेड इंडिया। अगर उन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया, पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले इंडिया में जन्म लिया, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उस पर ये कंडीशन नहीं लगेगी। थर्ड है मेंबर ऑफ क्रू। मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, जो पानी के जहाज पर इंडियन शिप में काम कर रहे हैं, उन लोगों पर जो क्रू मेंबर होते हैं उन पर भी 60 डेज वाली कंडीशन एग्जम्प्ट है। तो बस हमको ये पढ़ना है, आपको ये कॉपी करना है, बात खत्म हो गई। आ जाओ स्पेशल कैटेगरी। इफ एनी पर्सन इज कवर्ड इन द स्पेशल कैटेगरी he will be considered to be resident in India only if he stay in India 182 days or more. That is second condition. 60 plus 365 days is not applicable. आगे, if any individual who is a citizen of India and is living in India for settling outside India will be covered in the special category. Similarly, देखो सेम वही बातें बोली है मैंने हिंदी में बोली थी। Similarly, if any person is going out of India for taking up employment, और देखो सेटलिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या फिर ट्रांसफर कर दिया गया है, वो सब स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। Similarly, if any person is going out of India for taking up हमारे पास taking up employment, he is covered in the special category. For example, Mr. Ram is a citizen of India and he has left India on 1st September 2018 for taking up employment outside India. His residential status will be 1 सितंबर को जा रहा है तो अप्रैल में 30 दिन यही रहा, मई में 31 दिन यही रहा, जून में 30 दिन यही रहा, जुलाई में 31 दिन यही रहा, सितंबर में 31 दिन यही रहा, अगस्त में, सितंबर में 1 दिन, टोटल 150 डे 154, और ये 182 डेज से कम है, और ये व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है। कहने को तो वैसे ये व्यक्ति दूसरी कंडीशन पूरी कर देगा, 154 पूरे इस साल में, और पिछले 4 साल में तो क्या हर साल ये 365 डेज रहता था, क्योंकि हमेशा यही रहता था। लेकिन इसमें सेकंड कंडीशन लगेगी नहीं, क्योंकि ये परमानेंटली इंडिया से बाहर जा रहा है। या देखो, इफ एनी पर्सन इज ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया ही विल ऑल्सो बी कवर्ड इन द स्पेशल कैटेगरी। मैंने लिखा है ट्रांसफर। मिस्टर राम इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एम्प्लॉय ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन दिल्ली ब्रांच, बट ही हैज ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया 1st September 2018 in this case in the London branch. He will also be covered in the special category, और उसका स्टेटस क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अगला, if any individual has business in India, मैंने बोला था ना बिजनेस उसका इंडिया में है, एंड ही इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया इन कनेक्शन विद बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इन सच केसेस ही विल नॉट बी कवर्ड इन द स्पेशल कैटेगरी। इफ एनी इंडिविजुअल हु इज सेटल्ड आउटसाइड इंडिया एंड ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ही विल ऑल्सो बी कवर्ड। ये सेकेंड पॉइंट है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, he will also be covered in the special category as per section 115C. Either individual himself, either of his parents, either of his grandparents have taken birth in undivided India. For example, पढ़ो, मिस्टर राम इज सेटल्ड इन लंदन, उसका जन्म लंदन में हुआ 1 अप्रैल 1990,
उस अभी भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। उसके फादर का जन्म पेरिस में हुआ 1962 में, अभी भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। उसकी मदर का जन्म यूके में हुआ 1965 में, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। उसके ग्रैंडफादर का जन्म 1935 में हुआ हांगकांग में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। इसकी ग्रैंड मदर का बर्थ हुआ 1937 में सागरपुर के अंदर, जनकपुरी दिल्ली के अंदर, तो ये व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाएगा। अगला है इफ एनी इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप। तो अभी तक मैंने जो बातें करी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसकी रिलीज वाली वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे, पहले आप लोग इसे देख लें। मैंने आज यहाँ तक बात करी है, एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। आज इतनी बात करेंगे बस, एक बार फटाफट रिवीजन, और आप ये कॉपी कर लेना प्लीज, बिना कॉपी करे बात कर नहीं पाएंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 5 से लेकर 9 तक 10 टाइप्स ऑफ इनकम था। हमने बोला डिफाइन पर्सन, पर्सन को डिफाइन करता था सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर्सन इज डिवाइडेड इन 7 कैटेगरी। पहला इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कोई व्यक्ति इंडिया में रेजिडेंट होगा अगर वो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करेगा। इंडिविजुअल के लिए डिस्कस करा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 668। एक व्यक्ति इंडिया में रेजिडेंट होगा अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा स्टे करेगा तो वो यहाँ पर रेजिडेंट है। दूसरी कंडीशन, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और पिछले 4 साल में 365 दिन। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करी तो रेजिडेंट, एक भी नहीं पूरी करी तो नॉन रेजिडेंट। आने और जाने के घंटे भी इंडिया में काउंट करेंगे, 24 घंटों का एक दिन बना देंगे। आने और जाने का टाइम ही नहीं दे रखा तो आने का दिन भी इंडिया में काउंट होगा, जाने का दिन भी इंडिया में काउंट होगा। ठीक, उसके बाद हमने बोला अगर कोई इंडियन टेरिटोरियल वाटर में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक रहेगा तो भी उसका स्टे इंडिया में कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस करा NOR की कंडीशन कि एक व्यक्ति जो कि इंडिविजुअल है, इंडिया के अंदर रेजिडेंट है, पिछले 7 साल में 729 दिन या पिछले 9 साल के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 9 साल तक नॉन रेजिडेंट, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करी तो NOR, एक भी नहीं पूरी करी तो ROR। फिर हमने डिस्कस करा स्पेशल कैटेगरी, वो आपके सामने है। स्पेशल कैटेगरी हमने बोला रेजिडेंट की 2 कंडीशन थी, 182 डेज और मोर, और 60 डेज और 365 डेज इन 4 ईयर। ये कंडीशन उन लोगों पर नहीं लगेगी जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। पर्सन ऑफ ये एक था सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि सेटलिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए या उसको ट्रांसफर कर दिया गया इंडिया के बाहर, या वो बिजनेस सेटअप करने जा रहा है इंडिया के बाहर। इसका बिजनेस अगर इंडिया में है और बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा है तो वो स्पेशल कैटेगरी में नहीं आएगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी स्पेशल कैटेगरी में आता है, या तो उसने खुद ने या उसके मम्मी पापा ने या उसके दादा दादी या नाना नानी ने अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। क्रू मेंबर होते हैं इंडियन शिप के, वो भी स्पेशल कैटेगरी में आएंगे, उन पर भी 60 डेज की कंडीशन नहीं लगेगी। आज इतनी बात कर रहे हैं, अगली क्लास के अंदर हम स्टेटस खत्म कर देंगे। आज इतना कर लिया, बाय।